नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मयंक सर में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वास्तविक संख्या का शुरुआत किया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ थ्योरी हमने पढ़ी थी, आगे की थ्योरी आज पढ़ेंगे हम लोग और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हमने जो कल पढ़ा था उसके प्रश्नों को हल कर पाते हैं उस थ्योरी के या नहीं। ठीक है, तो एक बार ज़रा फटाफट हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो वास्तविक संख्या हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका और एक पढ़ी थी एल्गोरिदम। ठीक है, एक प्रमेयिका और एक एल्गोरिदम हमने पढ़ी थी। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके मौसम निकालने का कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है इस कॉन्सेप्ट से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल नंबर 1 में एनसीईआरटी का जो प्रश्न है वो कह रहा है, ठीक है, पहला प्रश्न कि 4052 और 12576 का HCF जो है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो 4052 और एक दूसरा संख्या जो दिया हुआ है वो संख्या है 12576। ठीक है, 12576 इसका मौसा निकालना है और मौसा किसके द्वारा निकालना है? तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निकालना है। ठीक है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसका मौसा निकालना है। तो हम देखते हैं इसका मौसा किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें से पहले हम लोग क्या चुनते हैं? तो एल्गोरिदम को यदि याद करें तो हमारा जो एल्गोरिदम है यूक्लिड की वो क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना। यहाँ हम लिख ले रहे हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, इसमें से हमें ए चुनना है। एक कंडीशन था यहाँ पे, ए क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। और आर का वैल्यू क्या होता है? तो आर का वैल्यू जो होता है वो कहाँ से? तो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक? बी तक के बीच में होता है, लेकिन बी के बराबर नहीं होता है। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो आर जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन था, इन दोनों कंडीशन को पूर्ण करना चाहिए। तो आते हैं इसमें से ए किसको मान सकते हैं? तो ये 12 संख्या है, ये छोटा संख्या है, तो ए किसको मानेंगे हम लोग? 12576 को ए मानेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया? 12576। और इसमें से बी कितना हो गया? 4052। ठीक है, एक ही संख्या है ये, 4052, ये बी हो गया। अब यदि इसको हम आगे हल करें तो ए बराबर कितना होता है? यदि उसको लिखें तो यहाँ हम एक लाइन लिख लेते हैं कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम प्रयोग करने पर, ठीक है, तो इसको यदि प्रयोग करेंगे तो ए बराबर कितना होता है? बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे कितना है? 12576 बराबर हो जाएगा कितना? 40 और 52। कितनी बार में लग जाएगा इसमें? तो 4 या 12, लगभग 3 बार में लग जा रहा है। तो 3 गुना करेंगे प्लस रिमाइंडर कितना बचता है? इसको गुना करके देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो 3 गुना हो गया 6, 5 तिया हो गया 15, 4 तिया हो गया 12, 15 156। इसमें से घटाएंगे 156, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ एक क्या आ जाएगा? 4, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 420 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 420। इसको आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से रफ पेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो 420 हो गया यहाँ पे। अब किसको लाना है? तो 4052 को लाना है, इसको यहाँ पर लाना है। 4052 बराबर हो जाएगा 420 से, अब भाग देना है। कितनी बार में लगेगा 420 से?
देखिए यदि 10 बार में हम लोग देते हैं तो ये हो जाएगा 4200। यहाँ पर कितना है 4000। ठीक है, तो 9 बार में लगेगा, 9 बार में देते हैं। यदि 9 बार में देते एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 चौका 36 और 1 37 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15, 7 हो जाएगा, बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 272 आ जा रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 272। इतना तक ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे, आगे 420 को लेके आएंगे, तो 420 को लेके आएंगे यहाँ पे, यहाँ 420 हो जाएगा, बराबर में 272 को यहाँ लाना है, गुना करना कितनी बार में, एक बार में करना पड़ेगा, एक बार में करेंगे तो प्लस रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, इसमें से 272 यदि घटा देते हैं तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया कितना 11, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 148। ठीक है, अब फिर से 272 को यहाँ लाना होगा, तो अब फिर से यदि हम लोग करें तो 272 को यहाँ लाएंगे। अब कितना सा भाग देना होगा 148 से, कितनी बार में लगेगा, एक बार में लगेगा फिर से, तो शेष कितना बचेगा, इसमें से 148 यदि घटा देते हैं तो 12 में से 8 गया 4, ये भी कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और ये हो जाए 124। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 124। अब कितना, अभी भी शेष 0 नहीं हुआ है, तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं होगा तब तक क्या करेंगे हम लोग, बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे। ठीक है ना, जब तक 0 नहीं होगा तब तक बार बार क्या करेंगे, इसको रिपीट करते रहना है। तो कितना हो गया अब ये 124, 148 को करना है। ठीक है ना, ठीक, 148 को करना है, तो 148 को करने के लिए 124 कितनी बार मिलेगा, एक बार में, शेष कितना बचेगा 24। अब फिर से कितना करना है 124 को करना है, तो 124 को कितनी बार में करना है, ठीक है, 124 को अब कितनी बार में करना होगा, तो 24 से करना है ना, 24 से करना है, तो 24 पंचे कितना हो जाता है 120। ठीक है, तो 5 बार में प्लस कितना हो गया 4, 4 बच गया। अब 24 को करना है, तो 24 को करेंगे 4 से, तो 4 छक्के 24, तो 0 पहुंच गए 0 तक। तब 0 तक पहुंच गए तो मौसा क्या होता है, जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा मौसा होता है, हैंस क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, मौसा यानी कि HCF बराबर हो जाएगा हमारा कितना 4 आंसर। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा बनता है, पर यही प्रोसेस फॉलो करते रहना है, एक एक स्टेप जो है हमको लिखते जाना है। ठीक है, ये 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, और ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया, स्टेप नहीं छोड़ना। तो ये आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हमने कल ही कर दिया था, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं एक बार। तीसरा दर्शाने के लिए है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दिखाने के लिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को देखते हैं, उससे पहले इसको मिटाना होगा, उसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको जल्दी से लिख लीजिए पॉज करके, हम इसको साफ करके अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूरतमंदों के पास जो है वो शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, प्रश्न आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3? एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाना है कि धनात्मक
हम पूरा प्रश्न इस पे नहीं लिख रहे हैं, टाइम बचाने के लिए आप लोग जो है बुक से पूरा प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका नोट्स बनता जाएगा। हम जिस प्रकार से बोर्ड पे लिख रहे हैं आप लोग भी अपने कॉपी पर उसी प्रकार लिखते जाइएगा, आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा, ताकि आपको रिवीजन में और भी ज़्यादा आसान हो। कभी कोई प्रश्न भूलें तो आप फटाक से पन्ना पलट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जिस प्रकार से हम लिखते जा रहे हैं आप भी लिखते जाइएगा, जितना प्रश्न लिखते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बुक सामने रखिएगा, बिना कॉपी बुक के आप लोग यहाँ वीडियो देखने नहीं बैठिएगा, क्योंकि वो कोई फ़ायदे की नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से बाउंस हो जाएगा। जब आप साथ साथ लिखेंगे, जिस प्रकार से आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं उसी प्रकार से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप लोग देखते जाइए और लिखते जाइए उसको। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक कहा जा रहा है, विषम पूर्णांक वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। इसको दिखाना है। तो कल जिस तरीके से हमने कल का वीडियो में दिखाया था आपको कि जो सम पूर्णांक था वो 2q का था और जो विषम पूर्णांक था वो 2q+1 के रूप का था, उसी प्रकार से हम इसको भी दिखाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो 2q वाला को जिस तरीके से दिखाए हैं उसी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न पे किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 4q+1 है और 4q+3 है ना। तो हाल में हम लोग सबसे पहले क्या मानते थे, सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं बताइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिदम है उसके रूप में लिखा जाए। और उसके रूप में लिखने के लिए हमें दो संख्या कम से कम चाहिए, दो संख्याएं चाहिए। एक क्या चाहिए, एक ए चाहिए और एक बी चाहिए, ठीक है। चूंकि हमें ए और बी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है, तो हमारे धनात्मक पूर्णांक है कोई भी, तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, वो ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब इस धनात्मक पूर्णांक में हमें बी से तो भाग देना है ना, तो हम कोई भाजक मानना होगा, तो हम भाजक मान लेते हैं। और कोई भाजक बराबर मान लेते हैं बी। अब चूंकि हमको 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ यदि b का वैल्यू 4 मान लें तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होगा r निकालने में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग b माने हैं और b का मान लेते हैं, तथा b बराबर मान लेते हैं 4। और जब b बराबर 4 होगा, यदि b का मान जो है कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो r का मान कितना होगा, ठीक है। भाजक b होगा, तो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं। तो r का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू होता है 0 से लेकर के कहाँ तक, b तक। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, r का वैल्यू यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के b कितना है हमारा 4, तो 4 तक हो जाएगा। यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 और 2 और 3, 0 1 2 तथा 3 लिख देते हैं, 0 1 2 तथा 3 r का मान हो जाएगा। इतना समझ गए। चलिए एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। रिपीट ये करते हैं कि हम मान लिए कि कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक है। क्या मान लिए, हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है वो ए है। अब ए है तो उसमें भाग देने के लिए, एल्गोरिदम में बैठाने के लिए हमको बी भी चाहिए, ठीक है। तो अब कोई भी भाजक मान लेते हैं कि बी आ जाता है, कोई भी भाजक अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमको दिखाना है, ये सिद्ध है, इस रूप का होगा ही होगा, ठीक है। सिद्ध नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ दिखाना है कि इस रूप पे होता है।
ठीक है ना, सिर्फ दिखाना है कि इस रूप में होता है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा जो है आप ये प्रेशर मत लीजिएगा कि हम 4 ही क्यों माने, 5 क्यों नहीं मान लिए, 6 क्यों नहीं मान लिए, 4 इसीलिए मान लिए क्योंकि इसको 4 के रूप में लिखना है हमको। अब चूंकि भाजक में 4 से भाग देंगे तो 4 का गुणज ही मान लेते हैं, तो आसान होगा ना हमारे लिए। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, 4 का गुणज ही मान लेंगे। 2q वाला जो लिखे तो उस पर भी हम बना सकते हैं, लेकिन उस पर बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा और भी बहुत सारे चीज जो है उसमें गुना भाग करना होगा, इसीलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक ना, तो 4 मान लिए, और जब 4 मान लिए तो b का वैल्यू कितना हो गया 4, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से 4 के बीच में, 4 के बराबर तो नहीं हो सकता है ना, भाजक के बराबर शेषफल कभी नहीं होता है, तो 4 के बराबर नहीं होगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 और 3। ठीक है, अब हम लोग r का अलग अलग मान लेकर के इसको एल्गोरिदम पर बैठाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम पर बैठाने के लिए हम लोग लिखते हैं पहले यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर कितना होता है BQ प्लस R होता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के लिए हमको एक बार मिटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा तो बोर्ड है छोटा और ये भर गया, तब इसको हम मिटाएंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अभी तक ये पूरा का पूरा लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, फिर उसके बाद आगे भी आपको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है तो हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे, a बराबर BQ प्लस R पर पहुंचे थे। अब हम लोग देते हैं कि जब R बराबर क्या देते हैं 0, R का वैल्यू 0 1 2 3 था ना, तो 0 देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा इस समय BQ प्लस 0। ठीक है, अब b का वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे b का वैल्यू कितना था 4, तो 4q प्लस 0 हो गया, 4q प्लस 0 का मतलब हो गया a बराबर कितना, यही एक स्टेप आगे करके लिख देते, बराबर हो जाएगा कितना 4q। ठीक है, चलिए अब r बराबर 1 लिखते हैं, r का वैल्यू कितना दिए 1 1। अब 1 r का वैल्यू दिए तो यहाँ पर हम लोग r की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q और प्लस 1, इसको और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको और ज़्यादा हम एक सॉल्व लिख लेंगे, एक लाइन आप इसको और लिखिए लीजिएगा। ठीक है, a बराबर 4, b का वैल्यू यहाँ पर पुट ही कर देते हैं ताकि आपको बार बार जो है दिक्कत ना हो, पुट कर देते हैं। वैसे मेरे लिए ज़रूरत नहीं था, पर आपके लिए आपके सुविधा अनुसार हम यहाँ पे पुट कर दें। तो जब r का वैल्यू 1 लिए तो a का वैल्यू कितना हो गया 4q प्लस 1 हो गया। अब हम लोग r का वैल्यू कितना देते हैं 2 देते हैं, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4q प्लस 2 हो जाएगा। r का वैल्यू और क्या दे सकते हैं आप, r बराबर 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ पे चुनना है, चुनना क्या है, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब जरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 4q है ना, तो ये 4 क्या है सम की विषम, सम है ना, तो सम को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कौन सा संख्या आएगा, ये सम आएगा, ये हो जाएगा सम। इस तरह से यहाँ पर देखिए 4q तो सम हो गया, लेकिन एक विषम उसमें जोड़ दिए, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 क्या हो गया विषम, तो सम में जब विषम को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है विषम, इसको लिख देंगे हम लोग विषम। अब सम में सम को जोड़े तो ये क्या हो जाएगा सम, सम में क्या जोड़े हैं विषम, तो ये क्या हो जाएगा विषम। समझ में आया। अब जब इतना समझ में आया तो एक लाइन तो यहाँ पे छांटना है हमको, तो धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए हमारा कौन कौन रूप का है, विषम हमारा एक ये हो गया
देखिए 4q+1 का है, एक विषम ये 4q+3 के रूप का हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। प्रूफ दिखा दिए हम, सो इजी, सो एलिगेंट। ठीक है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक समझना था, विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम समझ गए, उसके बाद इसको छापते जाइए। ठीक है, अभी भी यहाँ पर किसी किसी को डाउट होगा कि हम डायरेक्ट विषम कैसे लिख दिए, सम कैसे लिख दिए, विषम कैसे लिख दिए, सम कैसे लिख दिए। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। देखिए इसको हम लोग, आप लोग लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि इसको सम विषम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए हैं तो हम इसको मिटा रहे हैं, नहीं लिखे हैं तो आप इसको पॉज करके फटाक से लिख डालिए। और लिखने के बाद आप ये एक छोटा सा चीज जो है वो नोट कर लीजिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों में जरूरत पड़ने वाला है आगे। ठीक है, क्या जरूरत पड़ने वाला है? देखिए सम को, सम संख्या को, ठीक है, सम को किसी भी सम संख्या से जोड़ेंगे तो ये सम संख्या ही आएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, सम को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो ये विषम ही आएगा। ठीक है, सम संख्या को गुना करेंगे सम संख्या से तो ये सम संख्या ही आएगा। सम संख्या को गुना करेंगे विषम संख्या से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, नहीं, ये विषम नहीं आएगा, ये सम या विषम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सम को विषम से गुना करेंगे तो ये सम संख्या ही आएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिए, 4 × 3, 5 × 6, सब सम संख्या ही आएगा। एक सम होना चाहिए तो उसको गुना करेंगे तो वो सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो सम को सम या विषम किसी से भी गुना करेंगे तो वो सम संख्या ही आएगा। इतना चीज याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये चारों बड़े काम की चीज है आपके लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं कि और प्रश्न है क्या क्या है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न जो कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास कितनी काजू है? 420 काजू है। तो काजू कितनी है? 420 काजू है। ठीक है, और काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, काजू की बर्फी, काजू की बर्फी ये कितना है? 420। ठीक है, कह रहा है 130 जो है बादाम की बर्फी है। बादाम की बर्फी कितना है? बादाम की बर्फी है 130। ठीक है, तो कह रहा है वो कि इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तब पूछ रही है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका। एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 जो है वह बादाम की बर्फियां हैं। मिठाई विक्रेता क्या करता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या को समान रखना चाहता है। ठीक है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या को एक समान रखना चाहता है और ढेरी जो है बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस तरीके से उसको अरेंज करना चाहता है, व्यवस्थित करना चाहता है। ठीक है, तो कह रहा है इस काम के लिए ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो वो जो काम है उसके लिए कह रहा है कि ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है उसको चुनना है। ठीक है,
अब देखिए उसको परात की संख्या कितनी रखनी है, न्यूनतम रखनी है। तो जब परात की संख्या न्यूनतम रखनी है तो उस परात में जो बर्फी की संख्या होगी वो भी न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि बराबर है, उसको समान संख्या में रखना है, जितनी परात उतनी ही बर्फी। ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा जब भी इस तरह का बात करें कि न्यूनतम संख्या में रखना है तो उसको हम लोग मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हम लोग मौसा निकालते हैं। तो मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम पढ़े अभी अभी, एल्गोरिदम लगाएंगे। किसका एल्गोरिदम लगाएंगे, यूक्लिड का, यूक्लिड महोदय का। तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम, ये लिखना है बार बार। ठीक है, ये बार बार लिखना है विभाजन एल्गोरिदम से। तो विभाजन एल्गोरिदम में इसमें बड़ा संख्या क्या है, 420। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 420। बी बराबर कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, तो अब ए लगाएंगे इसमें। तो ए बराबर कितना होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसमें पुट करेंगे तो 420 बराबर कितना हो जाएगा, 130। दो बार में दे सकते हैं ना, 3 बार में भी दे सकते हैं। 13×3 = 39, तो गुना 3 प्लस, तो 39 तो हो गया कितना, 390। तो 20 और 10 हो गया 30। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लेंगे आई होप। गुना करके ही घटाए हैं तो इतना आप कर सकते हैं, है ना। कितना हो गया, इतना हो गया। तो अब कितना करना है, 130 को इधर लाना है। अब किससे भाग देना है, 30 से। कितनी बार में लग जाएगा, 30 से। तो 30 × 90 और 30 चौका 120, तो 4 बार में लगेगा, 10 बच जाएगा। फिर से शेष, ठीक है, 10 शेष बच गया। तो अब फिर से एक बार में लग जाएगा। 30 को इधर लाएंगे तो 10 गुना हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 0। तो मौसा कितना हो गया, HCF बराबर हो गया 10। HCF 10 हो गया, तो यही तो हमारा न्यूनतम संख्या है। ठीक है, तो परात में जो न्यूनतम संख्या होगा ढेरों की, तो लिखना है इसीलिए ढेरों की न्यूनतम संख्या बराबर 10, उत्तर। ठीक है, सो इजी है, छोटा सा में सवाल बन गया। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए सवाल को बार बार पढ़िए, बार बार सवाल को पढ़ना है। इतनी बार सवाल को पढ़ना, सवाल का जवाब सवाल में ही होता है। इतनी बार सवाल को पढ़िए ना कि आपको सवाल ही कहने लगे, अरे भाई तुम किधर जा रहा है, इधर आंसर है, तेरा ध्यान किधर है, उत्तर इधर है। ठीक है, वो ऐसे बोलेगा, सवाल आपसे बोलेगा, उसको बोलवाना है सवाल से, तब जो है उसको बनाना है। ठीक ना, तो 10-10 ढेरी जो है उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है।